नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं संभव है। भारत में भी संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में भी राम राज्य संभव है, लेकिन फिनलैंड की तरह शिक्षा के क्षेत्र में भारत में राम राज्य आने में दिक्कतें क्या हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। ये सब कैसे हो सकता है, इसके लिए हमारे साथ जानकार होंगे, उनसे हम मिलकर रास्ता खोजेंगे, समझेंगे, सरकार को भी बताएंगे। हमारे साथ होंगे दिल्ली के शिक्षा मंत्री, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े अहम लोग, और यकीन कीजिए वो लोग जो हमारे यहाँ रहकर भी, जो हमारे साथ रहकर भी फिनलैंड जैसा काम भारत में कर रहे हैं। साथ में रामराज के प्रोड्यूसर संजय नंदन, जिन्होंने इतने गंभीर विषय पर इतनी शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिनलैंड जाकर पड़ताल की। ये हम सब करेंगे, लेकिन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये फिनलैंड की खास रिपोर्ट थी रामराज की, उसकी खास बातें क्या रहीं, क्या हैं खास बातें आज के रामराज्य की। तो सबसे पहले फिनलैंड में जो शिक्षा व्यवस्था है, वहां सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त और एक जैसी शिक्षा दी जाती है। फिनलैंड में 99% से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। फिनलैंड में 6ठी क्लास तक बच्चों को एक ही क्लास टीचर होता है। 6ठी क्लास के बाद अलग अलग विषयों के टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्हें सब्जेक्ट टीचर कहा जाता है। फिनलैंड में 7 साल की उम्र से स्कूल की पढ़ाई शुरू होती है। 16 साल की उम्र तक पढ़ाई के बाद बच्चे की रुचि के अनुसार वोकेशनल स्कूल या अपर सेकेंडरी स्कूल में उन्हें भेजा जाता है। फिनलैंड में व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ स्कूल की पढ़ाई के बाद 40% लड़कियाँ और 18% लड़के वोकेशनल स्कूल में दाखिला लेते हैं। एबीपी न्यूज़ के नए टीवी शो रामराज्य पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। ट्विटर पर हैशटैग है रामराज्य, और फेसबुक पर आप हमारे पेज facebook.com/ABP न्यूज़ के मैसेज बॉक्स में जाएं, वहां आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। आप मैसेज जरूर भेजें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। हम आगे देखते हैं कि बात करेंगे, जानकारों से हम बात करेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि ये जो आज का शो था रामराज्य फिनलैंड से, उसके बारे में हमारे भारत के बच्चों का और टीचर्स का क्या कहना है, शिक्षकों का क्या कहना है, देखते हैं उनकी राय। आज के समय में डेवलपमेंट नाम के कॉन्सेप्ट ही जो है वो रामराज से लिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि नाम से ही सबसे बड़ा प्रभाव है। बाकी कार्यक्रम है, कार्यक्रम पे तो जितना बड़ा जागरूकता की बात जो किया जा रहा है, अगर इसका 5% असर पड़े, जो कि पड़ेगा ही, वो बहुत लाभकारी होगा हमारे देश में। प्रोग्राम रामराज जो एबीपी न्यूज़ के बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके द्वारा हमारी जो जनता है उसके अंदर एक चेतना जगेगी, जिसका काफ़ी अभाव दिखता है, और बिना जनता के चेतना के जगह हम लोग रामराज नहीं ला सकते हैं। ये हमें इस प्रोग्राम को देख के पता चलता है। हमको रामराज बहुत अच्छा लगा। आज हमने पहली बार देखा है ये फिनलैंड में जो कहानी बच्चों की स्कूल एजुकेशन पे दिखाई गई है, बहुत अच्छी थी। इस तरह की एजुकेशन अपने देश में भी बच्चों को देनी चाहिए। अननेसेसरी किताबों का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। फिनलैंड से हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम फिनलैंड के बराबर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मोदी ने आज 2015 में स्किल डेवलपमेंट की बात की है, वो हमने अभी सुना एबीपी न्यूज़ पे कि 1970 में वहाँ चल रहा है। तो हम 45 ईयर्स पीछे, कोई बात नहीं, हम 45 ईयर्स पीछे, लेकिन अगर मोदी भी करना चाहे तो आने वाले 10 सालों में हम भी उनकी बराबरी कर सकते हैं। मैंने अभी एबीपी न्यूज़ में देखा, जो जैसा रामराज्य है वैसा अभी होना चाहिए, कि जो बच्चों को पूरा का पूरा जो इसका टीचर है वो अभी टाइम दे, और अपनी माँ की जैसा मतलब वो इसको शिक्षा दे कि भाई जो बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, और उसको ऐसा भी सिखाए कि जो कमजोर भी बच्चा है उसको भी अच्छी पढ़ाई मिले और ज्यादा टाइम। तो आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अगर जज्बा हो तो सब मुमकिन है, सब संभव है। अब हम आपको दिखाते हैं वो कहानी कि कैसे फिनलैंड की तरह देश के प्राइवेट सेक्टर में यह काम शुरू हो चुका है। एबीपी न्यूज़ की संवाददाता प्रतिमा मिश्रा की खास रिपोर्ट। फिनलैंड के स्कूलों में स्कूल की पढ़ाई के दौरान बच्चों पर ना तो करियर का दबाव होता है, न ही वो इस तनाव में रहते हैं कि वो आगे क्या पढ़ेंगे।
लेकिन पिछले दिनों नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल से 10वीं पास कर चुके दुर्गेश के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने 10th क्लियर की तो मुझे लगा कि अब कुछ सीरियस स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो उसी हिसाब से जब मैंने देखा कि अब 10th में चूज़ करना है तो मेरे को लगा मेरे फ्यूचर के लिए जो ब्राइट है वो है डॉक्टर। मेरी मैम ने पूछा था कि आपको मैथ्स लेनी है बायो, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि यू शुड टेक बायो ताकि तुम्हारा फ्यूचर उसमें ब्राइट है ना कि मैथ्स में। दुर्गेश का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो, इसके लिए उसके स्कूल के टीचर ने सही विषय चुनने का रास्ता सुझाया। लेकिन नोएडा के ज्ञानश्री नाम के इस स्कूल में बच्चों के भविष्य को संवारने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम लोग यहाँ पर बच्चे को डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनाने के उद्देश्य से नहीं हैं। हम पहले बच्चे को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहते हैं, लाइफ मीनिंगफुल हो और 21st सेंचुरी स्किल्स, सोशियो इमोशनल स्किल, कॉग्निटिव स्किल, लीडरशिप स्टाइल्स, जो भी आज के 21st सेंचुरी लर्नर की डिमांड है, क्रिएटिविटी, एस्थेटिक एक्सप्रेशंस, ये सब आज के बच्चे की डिमांड है, उसको हम उसके लिए एक रूट मैप तैयार करते हैं एंड वी गिव देम राइट डायरेक्शंस। दिल्ली से सटे नोएडा का ज्ञानश्री स्कूल फिनलैंड सरकार के साथ मिलकर अपने बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा दे रहा है जिससे वो करियर से ज्यादा एक अच्छी जिंदगी के लिए तैयार हो सके, बेहतर नागरिक बन सके। ज्ञानश्री स्कूल में बच्चों की दिलचस्पी का खास ख्याल रखा जाता है और उसके मुताबिक ही बच्चों के आगे की पढ़ाई तय होती है। वहीं स्कूल के शिक्षक अभिभावकों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे पर करियर बनाने का दबाव न डालें। आई थिंक अगर हम लोग सब समझ लें कि इस टाइम पर करियर से इम्पोर्टेंट क्वालिटी लाइफ है, तो हम सब कर पाएंगे एंड रादर वी विल बी एबल टू डू बेटर। नोएडा के स्कूल की तरह ही भारत में कई ऐसे स्कूल खुल रहे हैं जहां फिनलैंड की तरह ही बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जहां बच्चों पर कोई दबाव नहीं होता, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। और इस समय हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए स्टूडियो में, उनसे लगातार बात होगी। ओबी पर भी हमारे साथ मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, इस समय हमारे साथ हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष, आपका स्वागत है। आपने ये कार्यक्रम देखा, फिनलैंड से जो खास रिपोर्ट संजय नंदन करके रहे हैं, क्या खास बात लगी आपको फिनलैंड के इस कार्यक्रम में? दिवांग, सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ को और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैं पिछले करीब 2 साल से लगातार देश भर के कार्यक्रमों में कह रहा हूं कि अगर हमें शिक्षा को ठीक करना है तो फिनलैंड से सीखना पड़ेगा। फिनलैंड ने अद्भुत प्रयोग किए हैं अपनी शिक्षा में, और आज आपके माध्यम से मेरी उस बात को बहुत ज़बरदस्त बल मिला है। आपने स्वास्थ्य पे भी कार्यक्रम दिखाया राम राज्य का, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको। तो वास्तव में जिस तरह का कार्यक्रम आज आपने किया है, उससे सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे देश में शिक्षा को सुधारने में, शिक्षा के बारे में एक नई सोच लाने में कामयाबी मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। या मनीष, पर मैं आपका ध्यान दिलाऊं, एक आईएएस अफसर हैं आर आनंद कुमार, उन्होंने अपनी बेटी का दाखिला करवाया एक सरकारी स्कूल में, वो भी तमिल मीडियम का स्कूल, तमिलनाडु के अधिकारी हैं वो। क्या ऐसी स्थिति हो गई यहां पर? क्या ऐसी हिम्मत कर पाएंगे हम लोग? बिल्कुल दिल्ली में। दिवांग, मैं आपको एक बहुत पर्सनल बात बताता हूं। पिछली बार जब 49 डेज के दौरान मुझे शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला, तो मैंने अपने परिवार में बैठ के बात की। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि क्या करोगे शिक्षा मंत्री बन के। मैंने उनको कहा कि अगर मेरा बेटा है अभी 10 साल का, मैंने उनको कहा कि अगर मैं अपने बच्चे को दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिला दिला सकूं, और जिस दिन मेरे अंदर ये हिम्मत आ जाएगी कि मैं अपने बच्चे को दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूं, उसको दाखिला दिला दूंगा, उस दिन मेरा शिक्षा मंत्री बनना सफल हो जाएगा। और मैं वही काम करूंगा कि मैं देश के तमाम अधिकारी, तमाम पत्रकार, तमाम सीईओज, सबके सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकें। वैसा पहले सरकारी स्कूलों को करना पड़ेगा, थोड़ा उनको सुधारना पड़ेगा। वहां टैलेंटेड टीचर्स हैं, लेकिन थोड़ा माहौल खराब है, वहाँ उस तरह का माहौल नहीं बन पा रहा है, वो ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं भी पढ़ाऊंगा और तमाम लोगों को कहेंगे कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। चलिए, रामराज में एक तो खास बात हो रही कि मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, और जो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री हैं, फिर भी बिल्कुल दिल से अपनी बात कह रहे हैं जिस दिन मेरी हिम्मत होगी कि मेरी बच्ची सरकारी स्कूल में दाखिला ले, उसी दिन वो शिक्षा मंत्री होने को सफल मानेंगे। अच्छी बात कही मनीष आपने। पर मनीष देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ करीब 86% साक्षरता है। मैं साक्षरता वाले सवाल पर हूँ। और त्रिपुरा को देखिए, पिछली बार उनकी 87% साक्षरता थी। देश में हम जान रहे हैं कि केरल नंबर 1 है।
93% साक्षरता है, पर त्रिपुरा ने पिछले 2 सालों में करीब 8,254 वॉलंटियर्स के साथ, वॉलंटरी लिटरेसी वर्कर्स के साथ इस समय त्रिपुरा नंबर 1 पर है। 94% वहाँ पर साक्षरता है। इस ओर क्या दिल्ली ध्यान नहीं देती है? दिल्ली एक बहुत बड़ा राज्य भी नहीं है, सिमटा हुआ राज्य है, फैला हुआ भी ज़्यादा नहीं है। क्या आपकी राय है इस पर? दिव्यांग, इसको मैं इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो कहूंगा कि अभी स्कूल में पढ़ना एक बहुत बोरिंग काम हो गया है। पढ़ना पढ़ाना दोनों बोरिंग काम हो गया है। बच्चे जाना नहीं चाहते, भाग जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, काफ़ी इनोवेशंस करना पड़ेगा, टीचर्स को इनोवेशन की फ्रीडम देनी पड़ेगी, और वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने साक्षरता की बात कही, साक्षरता तो 100% चाहिए, और हम लगे हुए हैं उसमें कि आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली के एक एक बच्चे को बेहतरीन शिक्षा, ना सिर्फ साक्षरता के लिए बल्कि बेहतरीन शिक्षा देने के लिए, उसे एक अच्छा स्किल देने के लिए और अच्छा इंसान बनाने के लिए, दोनों के लिए हम अपने स्कूलों को तैयार करें। और इसके हमारा पूरा खाका तैयार है, हमने उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया है। आप आने वाले दिनों में नतीजे देखेंगे। मैं इसीलिए कह रहा था कि फिनलैंड का आपने उदाहरण आज देश के सामने रख दिया। मुझे अपना काम करने में अब और आसानी होगी कि शिक्षा के माध्यम से देश को बदला जा सकता है। चलिए संजय, एक तरीके से बधाई देनी चाहिए संजय को यहाँ कि उन्होंने आपका काम एक तरीके से आसान किया। पर आप ये कह रहे हैं कि क्या 100% साक्षरता, 100% एजुकेशन दिल्ली में होगी आपके कार्यकाल के दौरान? मतलब अगले 4-5 सालों में ये हम देख सकते हैं क्या? क्योंकि त्रिपुरा 100% करने वाला है करीब करीब इसी साल तक। बिल्कुल दिव्यांग, बिल्कुल दिव्यांग, हम देश की राजधानी में बैठे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम करेंगे। आने वाले वर्षों में 100% लिटरेसी रेट दिल्ली में हम लेके आएंगे, और साथ साथ सिर्फ लिटरेसी रेट नहीं, समझदारी वाला शिक्षा हम देंगे। और इसमें 2 कंपोनेंट हैं। मैं कलाम साहब से, आदरणीय कलाम साहब से बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी गाइडेंस दी है मुझे। उन्होंने कहा, और हम लागू करेंगे उसको, कि दिल्ली में स्कूल से निकलने वाले हर बच्चे के पास 2 तरह के सर्टिफिकेट होंगे। एक, मैं स्कूली एजुकेशन की बात कर रहा हूं, उसके पास 2 सर्टिफिकेट होंगे। एक उसकी एजुकेशन के लिए, अगर वो चाहे तो उस सर्टिफिकेट के बेस पे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सके, और उसके साथ साथ उसके स्किल के लिए कि अगर वो चाहे तो वहां से अपने स्किल को यूज करते हुए अपने जिंदगी को शुरू कर सके। तो 12वीं क्लास पास करने वाले बच्चे के पास में, यानी +2 पास करने वाले बच्चे के पास में, धीरे धीरे हम ऐसा सिस्टम लागू करेंगे अगले 1 या 2 साल में कि वो 2 सर्टिफिकेट उसको दिए जाएंगे। और उसके लिए कुछ परिवर्तन करेंगे, अगर आप जब इजाजत देंगे तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। एक बड़ी एक तरीके से बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं मनीष। आज कह रहे हैं कि 100% साक्षरता के लिए काम करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। उड़ीसा की सरकार शायद इसी साल नहीं तो अगले साल शुरुआत तक ये लक्ष्य को हासिल कर लेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। राम राज्य के लिए भी अच्छी बात है। राम राज्य आएगा तो उसका रास्ता इन्हीं पगडंडियों से, इन्हीं रास्तों से होकर गुजरेगा। मनीष, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बदलाव आप करना चाहेंगे शिक्षा मंत्री होते हुए? क्या 3 बड़े बदलाव आप कौन से करना चाहेंगे? देखिए दिव्यांग, जैसा मैंने अभी कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलें तो उनके पास 2 सर्टिफिकेट होने चाहिए, एक उनके स्किल का और एक उनकी एजुकेशन का। तो उसके लिए 2 या 3 बड़े बदलाव अगर मैं कहूं तो आज बस्तों का बोझ बहुत ज्यादा है। वो खेल नहीं पाते, वो ड्रामा नहीं कर पाते, वो म्यूजिक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। पढ़ाई क्या, जो बस्ते में कैद है। मैं इस पे काम कर रहा हूं कि 25% पाठ्यक्रम कम से कम अगले 1 या 2 साल में हम दिल्ली के स्कूलों में कम कर देंगे। बच्चों का पाठ्यक्रम का बोझ कम करना पड़ेगा। हम हर बार नई चीजें उनके ऊपर डाले जाते हैं, हमको कम करना पड़ेगा ताकि वो सीख सकें, समझ सकें, जीना शुरू कर सकें। तो 25% पाठ्यक्रम में कमी मेरा पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा अगर आप मुझे पूछें तो शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरे पास अब अधिकार भी हैं और मैं उसके पूरा खाका तैयार कर रहा हूं कि टीचर्स को काम करने की पूरी फ्रीडम। हमने वो कबीर की लाइन, आप भी ट्वीट करते रहते हैं कबीर साहब को बार बार, वो कबीर कबीर के सम्मान में गुरु गोविंद 2 खड़े कह के तो बहुत कर लिया। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे स्कूलों में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में टीचर बहुत छोटा प्राणी है। टीचर से कहीं ज्यादा बड़ा हमारे यहाँ शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में बैठा हुआ एक क्लर्क माना जाता है। हम टीचर को सम्मानित करना चाहते हैं, हम टीचर को बड़ा करना चाहते हैं, उसको इनोवेटिव होने की, इनोवेशन की पूरी फ्रीडम देना चाहते हैं क्लासरूम में। इसीलिए आपको पता होगा हमने और चीफ मिनिस्टर साहब ने मिलकर दिल्ली के तमाम प्रिंसिपल्स के साथ बैठ के कहा कि आप बताइए हमको, आपको अपने स्कूल में क्या क्या आज़ादी चाहिए,
क्या क्या करने की, क्या क्या पढ़ाने की, कैसे कैसे पढ़ाने की आप आज़ादी चाहते हो, आप हमें बताओ। तो टीचर को इनोवेशन की आज़ादी मेरा दूसरा एजेंडा है। और तीसरा एजेंडा अगर मैं कहूं दिवंग, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में, वो मेरी सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन पूरे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में शिक्षा के काम को मानव संसाधन का काम मान लिया गया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलाते हैं हम शिक्षा मंत्रालय के नाम पे। इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आदमी ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप नहीं होना चाहता। आज आप अपना घर जाएं अपने प्रोग्राम के बाद और आपके परिवार में आपके बच्चे आपको देख के कहें कि हमारे घर का रिसोर्स आ गया, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता है रिसोर्स होना, इंसान होना अच्छा लगता है। इंसान को इंसान के रूप में उसके अंदर स्किल भी हो और उसके अंदर इंसानियत भी हो, समझदारी भी हो, इसके रूप में डेवलप करना है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय बंद करना पड़ेगा, शिक्षा मंत्रालय चालू करना पड़ेगा। ये तीसरा बड़ा काम है जो देश में करने की जरूरत है। मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिसोदिया, बड़ी बात एक और कह रहे हैं कि बच्चे जो बस्ते के नीचे, स्कूल के बस्ते के नीचे दबे जा रहे हैं, उनको वो 25% अगले 2 साल में कम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। शिक्षकों को छूट देने की बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये जो HRD मिनिस्ट्री है, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्री मंत्रालय, शिक्षा मंत्री इनको कहा जाए। यानी ये और 25% बोझ बस्ते का कम करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत बड़ी बात ये भी कि किस तरीके से गुरु गोविंद दो खड़े, वो कबीर की बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि टीचर्स को सम्मान दिलाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली को 100% साक्षर बनाया जाएगा। हालांकि उड़ीसा इस दौर में, माफ कीजिएगा, त्रिपुरा इस दौर में लगा हुआ है। शुक्रिया मनीष। और हमारे साथ इस समय नोएडा के मिलेनियम स्कूल की प्रिंसिपल रीता कौल भी हैं। रीता जी, आप सुन रही थी अभी मनीष सिसोदिया को, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये संभव हो सकता है, ऐसा राम राज्य शिक्षा का भारत में आ सकता है? देवांशी, अगर अभी की बात करूं तो मुझे ये इतना ही ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पानी पे पानी से पानी लिखना, क्योंकि जिन चीज़ों की अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई ये नहीं सोच रहा कि जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फिनलैंड का हमने देखा, 5 साल का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें जो आप इन्वेस्ट करते हो, जो स्किल्स टीचर्स को, अगर टीचर्स में वो स्किल्स आएंगे तभी बच्चों को हम वो स्किल्स दे पाएंगे। ज्ञानश्री स्कूल से भी आपने सुना कि हम स्किल डेवलप्ड बच्चे वहाँ तक बनाना चाहते हैं। अगर टीचर्स में स्किल ना हो तो आप बच्चों को स्किल कैसे बना पाएंगे, वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? और रविंदो ने कहा था कि बीज तो आपके अंदर है, बाहर का वातावरण आपको बनाना है शिक्षक की हैसियत से। तो एज अ शिक्षक मैं पूछती हूँ कि हमने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को कोई तवज्जो दी? पिछले 60 साल में हमने टीचरों का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको कहीं बदला? जो कहीं कुछ नहीं कर पाता वो टीचर बन जाता है। तो टीचर की जो, शिक्षक की जो हमारी समाज में इज्जत है जी, और जिस तरीके का स्किल हमें चाहिए वही नहीं मिल पाता। आप फिनलैंड से जब कंपेयर करते हैं, एक ही टीचर 6 साल पढ़ाता है, दैट मीन्स उस टीचर में इतनी स्किल है कि वो हर सब्जेक्ट पढ़ाने में होशियार है। वो बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्या हमारे टीचर इस काबिल हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये। जी रीता जी, हम आपसे विस्तार से और बात करेंगे। रीता जी, हम इस पर, मैं आपसे बात करूंगा इस पर और विस्तार से। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है जो एकदम अलग है और एकदम असली है। 5वीं का छात्र दूसरी के छात्र के बराबर भी ज्ञान नहीं रखता। प्रथम की खास रिपोर्ट, संवाददाता रविकांत की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में 5वीं क्लास के 50% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी क्लास की किताब तक नहीं पढ़ पाते। ये चौंकाने वाली बात सामने आई है गैर सरकारी संस्था प्रथम के सर्वे के मुताबिक। 5वीं कक्षा के वो बच्चे गणित में इतने कमजोर हैं कि वो 2 संख्या को जोड़ तो लेते हैं लेकिन घटाव के हिसाब में फंस जाते हैं, और डिवीजन यानी भाग का हिसाब तो 75% बच्चे नहीं कर पाए। शिक्षाविदों की माने तो सरकारी स्कूलों के इस हाल की बड़ी वजह अयोग्य शिक्षक हैं। शिक्षा में सबसे बड़ी खराबी इसमें जो पिछले 10 साल में जो आई है, 15 साल में आई है, वो आई है टीचर एजुकेशन में। टीचर एजुकेशन से जो टीचर निकल रहा है वो टीचर बनने के काबिल नहीं है। उसका सबूत देता हूँ मैं आपको। सबूत ये है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चल रहा है, CTET चल रहा है, जो स्टेट्स में TET चल रहा है, उसके परिणामों को आप देखिए। लोग 2% से लेकर 13% तक ले दे करके आते हैं।
मतलब आपने उसको BA MA कर लिया, उसने एजुकेशन ले ली, टीचर एजुकेशन ले ली, और जब वो टेस्ट की स्थिति में आता है तो उसे पास नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ प्रथम के सर्वे में ये बात सामने आई है कि डिग्री और वेतन के मामले में सरकारी स्कूल के शिक्षक प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों से बेहतर हैं। क्वालिफिकेशन सरकारी टीचर्स का बेटर है प्राइवेट स्कूल टीचर्स से ग्रामीण इलाकों में। पैसे भी सरकारी स्कूल के टीचर्स को ज़्यादा मिलते हैं, मतलब तकरीबन 4 गुना पैसा 5 गुना पैसा मिलता है सरकारी स्कूल टीचर्स को। प्रथम के सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 97% बच्चों का स्कूल में नामांकन है, लेकिन उन बच्चों की स्कूल में मौजूदगी सिर्फ 55% है। कुछ राज्यों की हालत तो और भी खराब है। बिहार में तकरीबन 2014 का आंकड़े बता रहा हूँ आपको, 52% बच्चे स्कूल में नजर आए, 48% बच्चे जो है स्कूल में नजर नहीं आए। बिहार इज पर्टिकुलरली बैड। एक तरफ सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम होती जा रही है, दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों में भीड़ इतनी है कि वहां बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। कि हमारे स्कूलों को बच्चे क्यों छोड़कर जाते हैं और क्यों प्राइवेट में चले जाते हैं, जहां उतना अच्छा एनवायरनमेंट भी कई बार नहीं होता। बहुत अच्छे स्कूल भी हैं प्राइवेट में, लेकिन जो आमतौर पर जो स्कूल अवेलेबल हैं गाँव कस्बों में उतने अच्छे नहीं हैं। टीचर भी उतना क्वालिफाइड नहीं है। टीचर जब तक ही वहाँ रहता है जब तक उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो वो आप देखिए तो क्यों जा रहे हैं, इसका माने कहीं ना कहीं है कि हमारे लोगों में क्वालिटी अवेयरनेस आई है और वो ये जानना चाहते हैं कि क्वालिटी की एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में संभवतया उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकारी स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई का स्तर ही नहीं गिरा है, बल्कि वहां बुनियादी सुविधाओं की भी बड़ी कमी है। यहां तक कि बच्चों के लिए पीने का साफ पानी और टॉयलेट तक नहीं है। और चूंकि राम राज्य में कोशिश है रास्ता निकालने का, रास्ता समझने का, रंजीत भट्टाचार्य इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, ये बताइए कि रास्ता क्या है आखिर? ये जो आप बार बार रिपोर्ट निकालते हैं, मैं 10 साल से इसको देख रहा हूँ, इसका रास्ता क्या है कि अगली बार जब आप रिपोर्ट करें तो कम से कम ये रिपोर्ट ना आए? देखिए, इसमें ये समस्या का बहुत सारा एंगल है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है जी, एक है पॉलिटिकल विल का एंगल है। अगर खाली टीचर्स को कोसने से तो कोई फ़ायदा है ही नहीं जी। टीचर्स ज़रूर अभी जो बता रहे थे वशिष्ठ साहब बता रहे थे रिक्रूटमेंट के बारे में, टीचर्स क्वालिटी के बारे में जैसे कह रहे थे। देखिए, ये रियलिटी आपका है, टीचर्स आपका ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग में भी सुधार लाना चाहिए, बोथ प्री सर्विस ट्रेनिंग एज वेल एज इन सर्विस ट्रेनिंग। जी, आप कह रहे हैं कि टीचर्स की बात कर रहे हैं। लगातार आपके ट्वीट हमारे पास आ रहे हैं, हैशटैग राम राज्य से आप लगातार ट्वीट भेजें। हमारे पास इस समय भोपाल में हैं अनिल सदगोपाल जी। अनिल जी, संक्षेप में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो रास्ता क्या है? दिवांग, देखिए, फिनलैंड में राम राज्य आसमान से नहीं टपका। उसको बनाने के लिए 1970 के दशक में वहाँ की सरकार ने ठोस नीतिगत फैसले किए पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए। वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये किया कि निजीकरण और बाजारीकरण को अब कोई बढ़ावा कभी भी नहीं दिया जाएगा और निजीकरण की पूरी प्रक्रिया बंद करवाई गई। हमारे देश में ठीक उल्टा हुआ। शिक्षा को मुनाफे का जरिया नहीं बनाया जाएगा, हमारे यहाँ पे शिक्षा को मुनाफे का जरिया बनाया गया जी। वहाँ पर किसी भी बच्चे से एक भी नया पैसा कभी भी खर्च नहीं करवाया जाएगा। हमारे यहाँ खर्च करना स्कूलों में और कॉलेजों विश्वविद्यालयों में स्वाभाविक बात मानी गई। वहाँ पे किसी भी शिक्षक को ठेके पर नहीं रखा जाएगा। भारत में शिक्षकों का बड़ी तादाद में, बड़े अनुपात में ठेकाकरण किया गया। हमारे यहाँ अध्यापक शिक्षण को मुनाफे का जरिया बनाया गया। वहाँ पे अध्यापक शिक्षण बिना कोई पैसा खर्च किए सार्वजनिक खर्च के ऊपर सबका होता है। हम ठीक उल्टी दिशा में हैं। अगर यहाँ पर फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था लानी है तो भारत को अपनी पिछले 30 साल की नीतियों को उलटना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। क्या इसकी राजनीतिक तैयारी है? ये मेरा प्रश्न है। एक प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहा है, एक प्राइवेट स्कूल वैसा कर रहा है। इसको दिखा के तो आप यही सिद्ध करते हैं कि बाकी सारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है। जी, आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर हैं अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस समय रामदीप मिश्रा हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, और संक्षेप में अपना सवाल पूछिए रामदीप जी, आप इस समय लाइव हैं। सर, मुझे एक चीज पूछनी है जी।
कि व्यवस्थाएं तो हम बना देते हैं, नीतियां बना देते हैं, सारी चीजें हम चलाते हैं सुचारू रूप से, लेकिन मिड डे मील बनाया है, ठीक है, मिड डे मील चल रहा है, बड़ी अच्छे से चल रहा है, लेकिन क्या मिड डे मील ही तक सीमित है? छोटे बच्चे जाते हैं, वजीफा के चक्कर में पहुंच जाते हैं स्कूलों तक और मिड डे मील खा के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं, क्या आज तक हमने इन चीजों को सोचा है? क्या पढ़ते हैं? जो टीचर है वहाँ पर उनसे अगर ए से जेड तक उनसे पूरी अगर पूछा जाए ABCD क्या है तो उनको नहीं पता है, वो खुद नहीं जानते हैं। और संडे से मंडे ट्यूसडे उनसे पूछ लो, कुछ नहीं, उनको स्पेलिंग तक नहीं आती है। तो सर कैसे ऐसे काम नहीं चलता है चीजों को लेकर। तो मुझे ये जानना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिड डे मील आपने चलाया, ठीक, अच्छी बात है, मिड डे मील चलाया, लेकिन जी खाना तक सीमित नहीं है। और दूसरी चीज, जो बच्चे, मैं मानता हूँ कि पिछड़ी जाती हैं, उनको लाने के लिए ये सारी चीजें चलाई जा रही हैं। जी आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। रामदीप मिश्रा जी मैनपुरी यूपी से थे ये, और आपके ढेरों ट्वीट भी हमारे पास आ रहे हैं। आप हैशटैग राम राज्य के साथ हमें ट्वीट कर सकते हैं, लगातार आपके ट्वीट आ रहे हैं, आपके ट्वीट भी हम पढ़ेंगे ऑन एयर। और ये मान सिंह गुनावत हैं और ये कह रहे हैं शिक्षकों को जनगणना के काम से, चुनाव के काम से मुक्त कराया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी ढेरों संदेश हमारे पास आ रहे हैं, सारे जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा शो लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा इनिशिएटिव वी वेलकम, मतलब इनसे हमारी भी आंखें खुलती हैं। आपका जो ये प्रोग्राम देखा ये बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन क्या हम वास्तव में अपनी आंखें खोल पाएंगे? अभी हम बातें तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में हम कितना उतारते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर पूरा प्रोग्राम मैंने कल देखा, वो बहुत अच्छा था। तो हम अगर कहें राम राज्य, तो वो अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि स्कूल जाने की उम्र क्या होनी चाहिए, और ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज संवाददाता अंजलि की रिपोर्ट। बच्चे की उम्र 3 साल हुई नहीं कि माँ बाप का टेंशन शुरू। नर्सरी स्कूल में दाखिले के लिए भाग दौड़ शुरू हो जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बच्चे को स्कूल भेजने की ये सही उम्र है? I had discussed and said that we tried to कि बच्चे की स्कूल के जाने का समय 4:30 से पहले तो बात ही ना करो, 5 से बाद शुरू करो। तो नहीं, वो 3 साल के बच्चे को भेज देते, बहुत जुल्म करते हैं। दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाले इस परिवार के सभी बच्चों ने कम उम्र से ही स्कूल जाना शुरू कर दिया था। अब बारी अंश की है, वो अभी 3 साल का हुआ ही है और माँ बाप उसका एडमिशन कराना चाहते हैं। आखिर क्यों हमारे यहाँ 3 साल से ही बच्चे को स्कूल भेजने की परंपरा सी बनती जा रही है? क्योंकि जल्दबाजी, कंपटीशन बहुत सारी हो गई है, इस चक्कर में बच्चों को जल्दी स्कूल भेजते हैं कि कंपटीशन, हमारे बच्चे कंपटीशन कर सके। भारत में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बच्चों की प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की उम्र 6 साल है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। प्री स्कूल के नाम पर 3 साल के बाद से ही बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है। करीब 50 साल से भी ज्यादा वक्त से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी और पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर शिक्षाविद श्यामा चोना इसे सही मानती है। उनके मुताबिक यही वो उम्र है जब बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। 5 साल से पहले हमारा जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स है, वो सबसे अधिक है। बच्चा इतना सीखना चाहता है, वो ज़रूरी नहीं है कि टीचर ही सिखाती है, पर उसको एक सेफ साउंड इन्वायरमेंट में रहना है। उसको कहते हैं हम प्री स्कूल एजुकेशन। बाकी देशों में जगह जगह प्री स्कूल एजुकेशन के सेंटर्स हैं, चाहे उसे प्ले ग्रुप कहें, चाहे आप उन्हें नर्सरी स्कूल्स कहें। बच्चों की शिक्षा की शुरुआत की सही उम्र क्या हो, इसे लेकर भारत में बहस अभी जारी है। फिनलैंड को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। वहाँ प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की उम्र 7 साल है। तो क्या भारत में ये संभव है? हमारे साथ इस समय रीटा कौल जी हैं, मिलेनियम स्कूल की प्रिंसिपल। रीटा जी, आपको क्या लगता है कि क्या सही उम्र होगी बच्चों को स्कूल भेजने की? क्योंकि हालत तो यहाँ है कि बच्चे ठीक से चल नहीं पाते, वरना तो 1 साल में जो माँ बाप हैं वो स्कूल भेज दें उन्हें।
देखिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और मेरा मानना है कि बच्चों को 6 साल की उम्र से प्राथमिक शिक्षा जो कि ग्रेड 1 से होना शुरू होती है, लेकिन हमारा समाज जो है प्रिपरेटरी स्कूल्स 3, साढ़े 3 साल, 4 साल का बच्चा, बहुत ज़रूरी है कि वो प्रिपरेटरी स्कूल में जाए, लेकिन 2-2.5 साल का बच्चा ना जाए। ये तो होड़ लगी हुई है एडमिशन के पीछे, और इसलिए पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं और कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की। नहीं तो 4 से 6 साल के बच्चे को प्रिपरेटरी स्कूल में जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि हम बच्चे को कैसे एंगेज कर पाएँ। उनको जो घर में कुछ स्किल सिखाने हैं, ये पॉसिबल है फिनलैंड में, क्योंकि वहाँ पेरेंट्स का 100% पार्टिसिपेशन है। यही चीज़ इटली में भी है। वहाँ एमिलियो रेजियो ने बहुत अच्छा हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। पेरेंट्स की फुल्ली एंगेजमेंट है बच्चों के साथ, लेकिन यहाँ नहीं है। एक सरकारी स्कूल में अभी आपने सुना कि मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी अपने बच्चे को डालने के लिए। तो अगर ये डर है पेरेंट्स के दिल में कि हमें हिम्मत करनी है, तो वो बच्चा अगर 7 साल का स्कूल में आता है प्राथमिक शिक्षा में, और उसको कुछ भी बेस या फाउंडेशन नहीं बनाई गई है जिसमें उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ हो, उसका बच्चों के साथ एक सोशल डेवलपमेंट हुआ हो, जिसको थोड़ा सा शेयर करना आता हो, बातचीत, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, तो वो बच्चा क्लास 1 की जो पढ़ाई है, जो हमारा सिलेबस, जो पाठ्यक्रम है, उसके साथ कोप करना मुश्किल होगा। और मैं डॉक्टर चोना के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि 4 साल के बच्चे, 4, 5 और 6 की उम्र का जो बच्चा है, उनके लिए एक प्रिपरेटरी स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद रीटा जी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसमें सुधांशु भूषण जी भी हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उम्र होनी चाहिए, क्या इस पर सोच है कोई? जहाँ तक उम्र का सवाल है, बिल्कुल सही कहा गया कि बच्चों की शिक्षा तो जन्म के बाद से ही होती है, लेकिन जहाँ तक कि फॉर्मल एजुकेशन का सवाल है, फॉर्मल एजुकेशन कहीं भी किसी भी देश में 6 साल या 7 साल से ही शुरू होनी चाहिए। लेकिन प्रिपरेटरी बेसिस पर अगर या तो उसके पेरेंट्स घर में उसको शिक्षा दे पाएँ, या फिर अगर कोई फॉर्मल ऐसा हो जहाँ की प्ले मेथड के माध्यम से हम शिक्षा दे पाएँ, तो वो भी ठीक है। इसलिए हर एक देश में अलग अलग स्थितियां हैं, और उन स्थितियों के हिसाब से हमें या तो घर पर हम उसको शिक्षा दें और 6 और 7 साल के बाद फॉर्मल स्कूलिंग दें, या अगर घर पर नहीं दे पाते हैं तो हम फॉर्मल प्री स्कूलिंग हम 5 साल में, 4 साल में भी दे सकते हैं। लेकिन 5 साल 4 साल की आप लेकिन यह कर रहे हैं। और हमारे साथ इस समय अनिल सत गोपाल जी भी बने हुए हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, उनसे बात करेंगे। संजय हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे ही बात करेंगे। जिस स्तर पर उनका शिक्षा का जो संस्कार संवर्धन है, वो कभी हम भारतवर्ष के शिक्षा क्षेत्र में ये सुना करते थे, वो फिनलैंड के रूप में हम देख रहे हैं। रामराज जो एबीपी न्यूज़ के बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके द्वारा हमारी जो जनता है उसके अंदर एक चेतना जगेगी, जिसका काफ़ी अभाव दिखता है, और बिना जनता के चेतना के जगह हम लोग राम राज्य नहीं ला सकते हैं। ये हमें इस प्रोग्राम को देख के पता चलता है। आप देख रहे हैं संभव है, और आपको बता दें कि संभव है के बारे में आपके संदेश हमें लगातार पहुंच रहे हैं, और आपके हैशटैग संभव है वाले ट्वीट भी पहुंच रहे हैं, और इसलिए ट्विटर पर इस समय संभव है ट्रेंड भी कर रहा है। हम बात करेंगे इस हिस्से में, बहुत महत्वपूर्ण चलेंगे भोपाल, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में क्या फर्क है। हमारे संवाददाता रविकांत की रिपोर्ट। देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है, ये बात सरकार भी मानती है। इसीलिए नई शिक्षा नीति बनाने की तैयारी हो रही है। सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किए जाने चाहिए। 33 बिंदुओं पर लोगों की राय मांगी गई है। इनमें से 20 उच्च शिक्षा और 13 प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बदलते वक्त की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा प्रणाली को बदलना। हमको रोजगार के लिए ट्रेनिंग देना है, रोजगार चाहिए लोगों को, तो स्किल डेवलपमेंट और क्वालिटी, ये 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। देखने वाली बात होगी कि नई नीति में इन मुद्दों पर क्या कहा जाता है, कैसे इनको हम अमली जामा पहना सकते हैं। भारत में पहली बार 1968 में शिक्षा नीति लागू हुई थी।
इसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनी। तब से अब तक करीब 30 साल होने आ रहे हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति की जरूरत सबको महसूस हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि नई शिक्षा नीति कैसी हो। 1992 में शिक्षा नीति में संशोधन के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष रह चुके प्रोफेसर यशपाल के मुताबिक सबसे बड़ी जरूरत है परीक्षा प्रणाली में बदलाव और बच्चों को खुद से सीखने की आजादी। आजादी देनी है। डू नॉट मेक इट कि इतना टाइट बना दें, ये इम्तहान हो, ये इम्तहान हो, ये रहो, ये हो। जब अगर पढ़ाई में थोड़ी आज़ादी मिलेगी, ये पढ़ो यार, ये पढ़ो या ये पढ़ो जो हो, तो देखिए उभर के क्या फूल खिलते हैं। सरकार की तरफ से दिए गए बिंदुओं में प्रमुख हैं प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को सुधारना, माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, उच्च शिक्षा में कौशल विकास को शामिल करना और सर्वोत्तम शिक्षकों को तैयार करना। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के मुताबिक नई नीति में सबको समान शिक्षा और गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। ये हम लोगों के तरफ से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है, मुद्दा यही है, गुणवत्ता, शिक्षा का गुणवत्ता। इसको ठीक करेंगे फाउंडेशन लेवल में तो बाकी का सुधार भी ऑटोमेटिकली हमारा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि शिक्षकों की जो इतनी कमी है स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन में भी और हायर एजुकेशन में भी, तो शिक्षकों की कमी को ख़त्म करना होगा। पॉलिसी का सबसे बड़ा मुद्दा ये कि हाउ टू रिटेन स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, नंबर 1। दूसरा, उसको क्वालिटी की एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए। नई शिक्षा नीति इस साल के अंत तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर से लेकर समाज के सभी तबकों से सुझाव मांगे हैं। सीधे चलते हैं हम भोपाल, हमारे साथ अनिल सतगोपाल जी हैं। अनिल जी, आपने ये महत्वपूर्ण बात कही कि बाजारीकरण शिक्षा का बंद होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि निजीकरण बंद हो सकता है? क्योंकि देखिए, बच्चा स्कूल जाता है तो माँ बाप के माथे पर एक चिंता की लकीर, उसकी जो फीस है वो बन जाती है, और कई स्कूलों को तो कहा जाता है ये तो दुकान है पूरी। क्या ये संभव है? जिस रास्ते हम चल पड़े हैं वहां से लौटना संभव है फिनलैंड की तरह? अगर फिनलैंड में संभव हुआ है तो यहाँ भी संभव है, अगर फिनलैंड की जैसी राजनीतिक निर्णय लेने की ताकत हो। नहीं है तो फिर संभव नहीं है। देखिए, कोठारी आयोग ने जबरदस्त सिफारिश करी समान स्कूल व्यवस्था की। इसके बावजूद कि उस समय 1967 में भारत की संसद ने उस सिफारिश को स्वीकारा, उसके बावजूद इसको हम लोगों ने नहीं आगे बढ़ाया और उसकी जगह निजी स्कूलों को बढ़ावा देना शुरू किया। आप जरा ध्यान से फिनलैंड की बात को समझने की कोशिश कीजिए। फिनलैंड के शिक्षाविदों के अनुसार जहां पर निजी स्कूल व्यवस्था आगे बढ़ती है वहां गैर बराबरी आती है, वहां भेदभाव बढ़ता है और पिछड़े वर्गों के, पिछड़ी जातियों के बच्चे और पिछड़ जाते हैं। इसलिए उन्होंने स्थापित किया, उनकी समान स्कूल व्यवस्था में ऐसे इंतजाम किए गए कि कमजोर से कमजोर तबके के बच्चे बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, उच्च समाज के बच्चों के बराबर हो जाएंगे। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। हम ठीक उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं। उन्होंने 30% बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं करी और ये उन्होंने सुनिश्चित किया फिनलैंड में, कल भी दिखाया गया आपके प्रोग्राम में, कि जो जितना दूर दराज का स्कूल होगा उसमें उतना ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उतना ज्यादा बजट दिया जाएगा। हमारे यहाँ आदिवासियों, दलितों और मुस्लिम बहुल इलाकों में उतना कम ध्यान दिया जाता है, उतना उसको नजरअंदाज किया जाता है। अनिल जी, मैं आपसे होता है जब आप बाजार के सिद्धांतों को मानते हैं। वहां पर फिनलैंड की सरकार ने बाजार के सिद्धांतों को खारिज किया। आपको मालूम है, खारिज किया। हम बाजार को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा अमेरिका बाजार को मानता है, फिनलैंड नहीं मानेगा बाजार को शिक्षा के क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कि क्या चूंकि आप है आपकी जी अनिल जी, तो संभव है फिनलैंड का पूरी शिक्षा व्यवस्था संभव है। अनिल जी, आप इतना इससे जुड़े रहे, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, समय कम है, कि क्या आपको वजह लगती है अनिल जी कि हम लोग बाजार की तरफ, हमारी जो शिक्षा है वो बाजार की तरफ इतना झुकी, इसकी बड़ी एक वजह आपको क्या लगती है? समय बहुत कम है आपके पास। जी हाँ, इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत के समाज में एक उच्च वर्ग है और ऊंचे वर्णों का, ऊंची जातियों का और पैसों वालों का इतना वर्ग मजबूत है
इन दोनों वर्गों ने, उच्च वर्ग और उच्च वर्ण के लोगों ने मिलकर ये सुनिश्चित कर दिया कि पूरी शिक्षा व्यवस्था केवल उनके हितों के लिए काम करेगी और आम समाज के बच्चों के लिए काम नहीं करेगी। इसीलिए अभी भी जो स्किल की बात हो रही है, कौशल की बात, वो नहीं है जो फिनलैंड में होती है। फिनलैंड में तो व्यावसायिक शिक्षा का एक विकल्प दिया गया, उसमें भी ये संभावना रखी कि अगर बच्चे चाहे वापस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी की शिक्षा की ओर वापस आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर कौशल विकास के नाम पर हम गरीब बच्चों को बाध्य कर रहे हैं कौशल की ओर जाने के लिए और अकादमिक शिक्षा से वंचित करने के लिए। ये तो दूसरी नीति है, फिनलैंड वाली नीति नहीं है। जी संजय नंदन, आप समझ रहे हैं। जी संजय नंदन हमारे साथ यहाँ पर हैं। संजय मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जी अनिल जी, संजय हमारे साथ यहाँ पर हैं। संजय, ये जो बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, क्या देखा आपने, क्या वाकई में दिखाई दिया जो ये बात कर रहे हैं वो? बिल्कुल दिवांग, देखिए पूरी जो व्यवस्था है वो बराबरी पर टिकी हुई है। सबसे पहली बात ये होती है कि वहाँ बचपन से सिखाया जाता है लर्निंग टू लर्न। आप अगर गिटार बजाना चाहते हैं तो पहले गिटार बनाना भी सीख लीजिए, ये भी उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। और हर बच्चा मिलकर वो गिटार बजाता है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट होता है, 2 साल का प्रोजेक्ट हो लेकिन वो बनाता है। तो इस तरह से कोई एक वर्ग नहीं है जो कि वो स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, बल्कि तमाम लोगों के पास वो विकल्प होता है। एक आंकड़ा जो हमने दिया था कि 58% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जाते हैं, ना कि अकादमिक शिक्षा की तरफ जाते हैं। और उनके पास ये हमेशा विकल्प रहता है कि वो जब चाहें यूनिवर्सिटी शिक्षा की तरफ वापस आ सकते हैं, अकादमिक शिक्षा की तरफ वापस आ सकते हैं। जी हाँ, क्या आपको लगता है सुधांशु जी, क्या इस तरह की व्यवस्था यहाँ भी हो सकती है? क्या हम भी ये सोच सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट को उस स्तर तक लाया जाए, या हम सिर्फ ये बात ही करते रहेंगे इस पर? नहीं, स्किल डेवलपमेंट तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होना ही चाहिए, स्कूली शिक्षा का और उच्च शिक्षा का भी। लेकिन मेरा मानना ये है कि फिनलैंड में जिस तरह से संसाधन है, यहाँ पर हमारे पास उतने संसाधन नहीं हो सकते। इसलिए जो शिक्षा व्यवस्था है, सामान्य शिक्षा व्यवस्था, उसी को हम सशक्त करें और जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। कोठारी कमीशन ने और उच्च शिक्षा नीति 86 की शिक्षा नीति में भी 25% वोकेशनलाइजेशन कहा गया, लेकिन वो अभी तक हमारे पास 2 और 3% तक ही है। जी रंजीत जी, ये बताइए कि क्या पैसा नहीं है, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है? मैं बहुत संक्षेप में आपसे चाहता हूँ जवाब। देखिए, मैं एक्चुअली जरा पीछे जाना चाहता हूँ, आपका आंसर दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा समय नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या पैसा बहुत बड़ी समस्या है? मेरे पास करीब 12 सेकंड है। पैसा समस्या नहीं है, पैसा काफ़ी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन फिनलैंड का जहाँ जिक्र किया जा रहा है, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि उनका पर कैपिटा इनकम और उनकी आबादी भी आपको देखना चाहिए, जिसके लिए आबादी और पर कैपिटा इनकम पर इन्होंने बात की है। मुझे लग रहा था कि ये बात उठेगी, लेकिन बात ये भी है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस दुनिया में बहुत से रास्ते हैं जो हमारे भी काम आ सकते हैं। इंसानियत के सफर में सबका साझा है, इस साझेदारी में ही समझदारी है। देखिए, दुनिया के हर कोने से इस साझेदारी की कहानियां हर हफ्ते मेरे साथ संभव है। अगले हफ्ते शनिवार और रविवार रामराज की एक और कहानी और संभव है। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद।